हम लोगों ने जहाँ पे रोकी थी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो टॉपिक आज हम लोग सीखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं उसका मतलब समझेंगे और उसके बाद उन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की मदद से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें हेल्प मिलती है इस बारे में आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों को केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में आपका क्या रूल चलता है उसकी इक्वेशन लिखते वक्त, ठीक है, उसे कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारा पार्ट 9th-10th में सीखा हुआ रहता है। तो हम लोग इसके आगे से काम करेंगे, मतलब मैं मानकर चलूँगी कि तुम्हें रिएक्शंस को बैलेंस करते आता है। इमेजिन अगर तुम्हें रिएक्शन को बैलेंस करते नहीं आता होगा तो फिर इस पार्ट में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में हमें बैलेंसिंग देना रिएक्शंस की कंपलसरी है, उसके बिना आपको ये पार्ट नहीं बनेगा करके, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट से वो है आपका N2 प्लस, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस और उसमें इन दोनों के मिक्सचर से बन गया है तुम लोगों के पास अमोनिया गैस। तो अभी यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इस रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या होगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाना है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये जो नंबर्स यहाँ सामने लिखे हुए हैं, ये पहला आपका 1, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका 2। तो दीज नंबर्स विच आर रिटन इन फ्रंट ऑफ द molecules or atoms of the reactant and the product are known as what, stoichiometric coefficient। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये हम लोगों के क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि अमोनिया की जो रिएक्शन है उसका जो फॉर्मेशन है उसका स्टोक्योमेट्रिक मतलब कोएफिशिएंट 1:3:2 है। ये चीज़ ऐसी भी तो हो सकती थी ना, तुम चेक करो क्या ये बैलेंसिंग जो मैं लिख रही हूँ, क्या ये वाली बैलेंसिंग गलत है क्या, यहाँ पे देखो क्या इसमें कोई गड़बड़ी है, ये भी तो बैलेंस है ना। तो यहाँ पे N2H2 और NH3 इनके बीच का जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अब चेंज हो गया, 2:6:4 बराबर चेंज हो गया। अभी N2 के हम कितने आइटम ले रहे हैं, 2, तो हाइड्रोजन के कितने ले रहे हैं मॉलिक्यूल, 6, और NH3 हमें कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होकर मिल रहा है, 4। तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो 2:6:4 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 1:3:2 है। तो अगर कोई इंसान ऐसा भी तो लिख सकता है कि नहीं करके ये वाली चीज़, तो 3 टाइम्स ऑफ N2 है प्लस यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ हम H2 कर लेते हैं, सॉरी 9 टाइम्स ऑफ H2 मैंने N लगा दिया, और यहाँ पे 6 टाइम्स ऑफ NH3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3:9:6। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो क्या स्टोक्योमेट्रिक मतलब बैलेंसिंग के लिए यूज़ करता है। बट तुम देखो जो मैंने स्टार्टिंग की ली हुई है आपकी इक्वेशन, वो सबसे सिंपलेस्ट है, राइट। उसमें रेशियो का जो रेशियो ऑब्टेन हुआ है वो रेशियो आपका सबसे सिंपलेस्ट है। अगर मैं इसको भी रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो तुम ये पाओगे कि ये भी कुछ और नहीं बल्कि 1:3:2 ही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाली चीज़ कुछ क्या है, 1:3:2 है। तो हो सकता है एक मतलब पर्सन आपका बड़े हुए नंबर्स से रिएक्शन को बैलेंस करे, बट एट द एंड अगर उन रिएक्शंस को वो और सिंप्लीफाई करेगा करके कि इतना छोटा मतलब उसको इतना सिंपलेस्ट रेशियो क्रिएट कर दिया जाए करके कि फर्दर उसमें होल नंबर्स में उसका कैंसिलेशन हो पाना पॉसिबल ना हो, तो तुम ये देखोगे कि वो रेशियो हमेशा अमोनिया के केस में कितना आएगा, 1:3:2 ही आएगा। तो ये जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, इन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को देखकर हम लोगों को क्या बातचीत समझ में आती है। जैसे अगर ये लिखा है कि N2 + 3H2 इज गिविंग यू 2 टाइम्स ऑफ NH3, तो यहाँ पे ये 1, 2, 3 ये नंबर क्या इंडिकेट करते हैं। तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को हम लोग 4 टर्म्स में पढ़ सकते हैं, यानी कि अगर कहीं पे स्टोक्योमेट्रिक 1, 3, 2 है तो आप इस 1, 3, 2 को 4 तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हो। जो सबसे आसान तरीका होता है स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का वो ये है कि जैसे अगर लिखा है 1N2,
तो 1N2 तुम्हें क्या इम्प्लाइज करता है कि 1N2 क्या है, ठीक है। N2 मीन्स अ मॉलिक्यूल एंड 1N2 मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे इन्वॉल्व है, बराबर। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 3H2, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपके पास हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। और फिर मैं लिखती हूँ 2NH3, तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, 2। तो एक्चुअल में जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के सामने, ठीक है, वहाँ पे जो ये 1 लिखा होता है, वहाँ पे जो 2 लिखा रहता है, और वहाँ पे जो 4, 5, 6 जो भी लिखा रहता है, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल, राइट, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट अ मॉलिक्यूल। लेकिन तुम्हें याद होगा हम लोगों ने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड डे के लेक्चर में ये चीज़ सीखी थी करके कि अगर आप जो आपके मोल्स होते हैं, ठीक है, मोल्स का हमने फॉर्मूला लिखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। अगर आप इसको Na से डिवाइड करोगे यानी कि एवोगैड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लोग n मल्टीप्लाई बाय Na लिख दें, दैट इज मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो अभी यहाँ पे अभी जैसे तुम्हारे पास मैंने लिखा है करके कि ये वाली चीज आपके 1 मॉलिक्यूल है, राइट, ये वाली चीज आपकी 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। तुम ये देखो, तो तुम ये देखो अगर मैं कहूँगी एक मोल, ठीक है, इस एक मोल को कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मैंने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट। तो तुम्हारा स्टेटमेंट कैसा होगा कि एक मोल, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे तो 1 into Na के, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि Na मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल, बराबर। Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, क्या बात दिमाग में जा रही है, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 1 मोल। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से कि अगर आपके पास 2 टाइम्स Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो उसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाना है। अगर वहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल का मतलब कितना हो जाना है, 3 मोल हो जाना है। वैसे ही इमेजिन करते हैं अगर आपके पास डॉट डॉट डॉट, ठीक है, x टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स रहे, तो वहाँ पे कितने मोल्स हो जाएंगे अपने पास, x मोल्स। समझ रहे हो ये चीज़ मैंने कैसे की थी, वो बात समझ में आ रहा है। एक मोल है, उस एक मोल से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाई Na, बराबर ऐसे निकालते हैं। तो Na मॉलिक्यूल्स का आंसर, ये चीज़ आपको कब मिलती है, जब आप मोल की वैल्यू कितनी सेट करते हो, 1। तो अभी जैसे ये मैंने बताया कि स्टोक्योमेट्रिक आपकी 1 थी, 3 थी, 2 थी, तो इसका मतलब वो क्या है, वहाँ पे उस रिएक्टेंट में जो आपका पहला पार्टिकल है उसमें N2 के मॉलिक्यूल है 1, वहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके मॉलिक्यूल है 3, और जो अमोनिया है वहाँ पे उसके मॉलिक्यूल है 2। अब एक काम करो, ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास 1 मॉलिक्यूल है इसको क्या मैं Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं Na से। तो जब तुम इसे Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली चीज़ कितनी हो जानी है, ये हो जाएगी Na मॉलिक्यूल्स, राइट, जस्ट मैंने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, बराबर, ठीक है। तो अब तुम एक चीज़ देखो, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, 1 मोल, ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ Na मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, 2 मोल। तो जिस चीज़ को अर्लियर हम लोग पहले सिर्फ मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में लिख पा रहे थे, क्या उसे मोल्स के टर्म में हम लिख सकते हैं कि ये 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसका मतलब मॉलिक्यूल के टर्म में एक मॉलिक्यूल होता है, मोल्स के टर्म में भी वो चीज़ क्या कहलाएगी, एक मोल ही कहलाएगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि एक मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल, ये बात तो ट्रू भी नहीं है ना, एक मॉलिक्यूल का मतलब एक मोल कैसे हो सकता है, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब कितना, एक मोल, ठीक है। तो यानी कि अगर आप मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी बोल रहे हो तो स्टोक्योमेट्री 1 है, तो 1 स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल।
बट अगर मोल्स के टर्म्स में बातचीत करना चाह रहे हो तो उस 1 का मतलब होता है 1 मोल। ठीक है, वैसे इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 मोल्स, इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मोल्स बराबर। तो एक्चुअली तुम यहाँ से ये देखोगे कि जो कोएफिशिएंट्स है उन्हीं कोएफिशिएंट्स को हम क्या नंबर ऑफ मोल्स ही लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो था ही था। ठीक है, ये तो नो डाउट है, ये तो था ही था, ये तो होना ही है, वही तो उसका मतलब है, राइट, वही तो उसका मतलब है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसे मोल्स में लिख रहे हैं तो मोल्स निकालते वक्त भी तुम देखोगे कि वही स्टोक्योमेट्री आ गई है, स्टोक्योमेट्री में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो आपकी स्टोक्योमेट्री होती है वो स्टोक्योमेट्री को आप लोग एक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो या फिर आप उस चीज़ को आप मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अच्छा, मोल्स के अलावा हम इसे और किस टर्म्स में लिख सकते हैं, इसे हम लोग वेट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वेट के टर्म्स में देखो कैसे लिखेंगे, अगेन वही अपने भूतकाल में आ जाओ। हमने एक मोल का फॉर्मूला पढ़ा था, मोल इक्वल टू मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय आता है मोलर मास। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे मोल की वैल्यू होगी 1 तो तुम्हारे मास और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप बैठेगा कि मास बराबर क्या हो गया है मोलर मास बराबर। अगर इमेजिन करो मोल्स की वैल्यू होगी 2 तो आपके मास और मोलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप बैठेगा कि मास इज आपका 2 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर मास का डबल है। तो ऐसे में अभी यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के गैस के 1 मोल है, तो यानी कि 1 मोल का मतलब होता है कि मास और मोलर मास की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम ही रहेंगी। तो यानी कि इस चीज़ को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि 1 मोल यानी कि कितना ग्राम बताओ 28 ग्राम। वैसे बाजू में बोला गया है 3 मोल्स। ठीक है, तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन का आपके पास 1 मोल होता तो उस 1 मोल हाइड्रोजन का वजन कितना होता 2 होता, राइट। तो अगर आपके पास इसके 3 मोल्स हैं, राइट, तो यहाँ पे क्योंकि इस चीज़ को मैं क्या नहीं लिख सकती कि अच्छा ये कुछ और नहीं बल्कि ये 6 ग्राम है। अब यहाँ पे NH3 का 1 मोल का वजन होता है 14 + 3 यानी कि 17, तो 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 17 ग्राम हो जाना है। तो इस तरीके से हमने इसको वेट के टर्म्स में भी लिख लिया। लेकिन क्या तुम ये देख पा रहे हो कि वेट के टर्म्स में ये वाली जो चीज़ है क्या वो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर आई क्या, नहीं। तो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर कौन आता है, मॉलिक्यूल तो होता ही, देखो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट अगर हम उस इक्वेशन को Na से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से बैठा कि वही स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा मोल्स कह रहे हैं, राइट। चलो, तो हमने अब इसको मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बता दिया, मोल्स के रिस्पेक्ट में बता दिया और मैंने इसको वेट के रिस्पेक्ट में बता दिया। अब इमेजिन अगर आपको बहुत स्पेसिफाई करके बोला जाए कि ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एसटीपी पर है। एसटीपी में तो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो एसटीपी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आपकी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर N2 का हम लोगों के पास 1 मोल है, राइट, तो ऐसे N2 का हमारे पास क्योंकि 1 मोल है तो मतलब ये कितना लीटर होगा इसका एनटीपी पर या एसटीपी पर 22.4 लीटर। वैसे ही अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस ने भी एनटीपी पे इसके 1 मोल ने कितना ऑक्यूपाई किया होगा 22.4, बट क्योंकि यहाँ पे इसके 3 मोल्स हैं तो ये कितना होगा 3 टाइम्स द 22.4 लीटर। वैसे ही NH3 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स दी 22.4 लीटर। तो जब भी एक आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है तो उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन की जो स्टोक्योमेट्री होती है वो स्टोक्योमेट्री एक्चुअल में आप उस स्टोक्योमेट्री से मॉलिक्यूल्स के बारे में इंटरप्रीट कर सकते हो, मोल्स के बारे में इंटरप्रीट कर सकते हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट के बारे में इंटरप्रीट कर सकते हो और आपको एसटीपी अगर मेंशन कर दिया जाए तो वॉल्यूम के बारे में भी इंटरप्रीट कर सकते हो। तो इनडायरेक्टली स्टोक्योमेट्रिक मतलब है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, राइट। देखो मॉलिक्यूल क्या है क्वांटिटी की क्वालिटी, ऑब्वियसली क्वांटिटी, मोल्स क्या है क्वांटिटी, वेट क्या है क्वांटिटी, वॉल्यूम क्या है क्वांटिटी। तो स्टोक्योमेट्री कुछ नहीं होती है, स्टोक्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे टर्म्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एक दूसरों को उन दोनों को एक साथ क्वांटिटिवली उनके बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में मदद करते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन और हम इसकी देखते हैं उसमें फिर ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिर आगे हम अपने क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, ठीक है ना।
तो जैसे अगर तुम्हें एक रिएक्शन दे दी गई, मीथेन गैस है, मीथेन गैस का मैंने कंबशन करने को बोला। अच्छा, वैसे मैं बता दूं, बैलेंसिंग ना 10th का पार्ट होता है। बैलेंसिंग आपको हर प्रकार की 10th में अच्छे से सिखाई जाती है, पूरा चैप्टर होता है उसके ऊपर 10th में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वगैरह करके सीबीएसई में तो फर्स्ट चैप्टर है वो, ठीक है। स्टेट बोर्ड में भी होगा, वो है ही, यहाँ तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तो है। तो एक्चुअल में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना में 9th 10th से आता है। अगर मान लेते हैं अभी तुम्हें बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही होगी कि उनमें से किसी को, तो बताओ उसका जो बैलेंसिंग की शीट जो यहाँ पे 10th क्लास में दी जाती हैं, वो वाली शीट प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर वहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी हो तुम भेजो, उसकी चेकिंग हो जाएगी और तुम्हारा बैलेंसिंग में हाथ निपुण हो जाएगा। अदरवाइज बैलेंसिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। बिना बैलेंसिंग के भी काम कर सकते हैं, बट इस लॉजिक स्टोक्योमेट्री के हिसाब से नहीं। और ये स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट तुम्हारी इतनी जगह काम आएगा कि तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि काश मुझे बैलेंसिंग आती, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मुझे मीथेन गैस का कंबशन कराना है, तो यहाँ पे एक बात तुम याद रखना, कंबशन कराना है का मतलब आपको कभी वहाँ पे इसकी पूरी रिएक्शन नहीं लिख के दी, बस इतना लिख के दिया रहेगा कि मीथेन गैस का कंबशन हो रहा है, पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, इथेन गैस का कंबशन हो रहा है। तो कंबशन का मतलब ही है कि हम लोगों ने रिएक्शन में O2 उसको सप्लाई किया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई चीज़ स्पेशली हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, अगर बर्न हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर से CO2 और क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, H2O। अगर किसी की बुद्धि ऐसी जा रही है कि हीट भी तो प्रोड्यूस हो रही है तो लाइट भी तो प्रोड्यूस हो रही है, तो देखो यार, हीट और लाइट का ना बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, राइट। तो उनसे हमें कोई मतलब नहीं, उसकी बैलेंसिंग हम करेंगे, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हीट एंड लाइट। तो CH4 का कंबशन करने में प्रोड्यूस हुआ CO2 एंड H2O। इस रिएक्शन की अगर मैं बैलेंसिंग कर दूँ तो यहाँ पे बस मुझे यहाँ पे एक 2 लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ H2O के सामने आपका आ जाना है 2, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया है। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इन स्टोक्योमेट्रिक रिलेशनशिप को, मतलब स्टोक्योमेट्रीज को देखकर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या इंटरप्रीट कर सकती हूँ, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम ये इंटरप्रीट कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में CH4 यानी कि मीथेन का एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, O2 के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, CO2 का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और मतलब पानी का आपका 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा मोल्स के बारे में, तो पहले एक बात तो याद रखना, यहाँ पे जो स्टोक्योमेट्री होती है, उस स्टोक्योमेट्री का मतलब कतई भी मोल्स नहीं होता। उन स्टोक्योमेट्री का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, दे डोंट मीन्स कि मोल्स। बट अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि यहाँ ऊपर में मैं Na से मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो फिर वही चीज़ देखो घूम फिर के आप क्या मोल ही बन जानी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी कोएफिशिएंट्स होंगे उन्हें हम लोग कैलकुलेशन के लिए हम लोग स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए उन्हें नंबर ऑफ मोल्स मानकर चलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स तो रहते ही रहते हैं एब्सोल्युटली, बट नंबर ऑफ मोल्स कब आते हैं, जब Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास दोनों में अंतर है कि नहीं है, बट देखो किस्मत से वैल्यू उनकी सेम ही आती है, बस यूनिटी तो चेंज होती है, राइट। तो वैल्यू तो लेकिन दोनों की सेम आ रही है। तो वैसे ही मॉलिक्यूल और मोल में अंतर है, बट कैलकुलेशन करने पे दोनों ही देखो सेम आ पाए गए। तो यानी कि अगर मैं मोल्स की बात करूँ तो यहाँ पे मोल्स भी CH4 के 1 हैं, O2 के 2 हैं, CO2 का 1 है और H2O का 2 है। अगर मुझे मास के टर्म्स में बातचीत करनी है तो बहुत ही सिंपल है, CH4 के 1 मोल का वजन कितना होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो कार्बन यानी कि 12 और हाइड्रोजन यानी कि 4, तो ये हो गया आपके पास 16 ग्राम। ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन आपके पास होता है 32, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट O2। तो ऐसे केस में जब आपके पास इसके 2 मोल्स होंगे तो टोटल वेट वहाँ पे कितना होगा, 64 ग्राम। CO2 का जो तुम्हारे पास 1 मोल है, उस 1 मोल का वजन होगा आपके पास 44 ग्राम, और H2O के 1 मोल का होता है 18 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 36। तो हमने इन सारी चीज़ों को वेट के टर्म में भी लिख दिया, बराबर, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लेते हैं कि ये रिएक्शन STP पे की जा रही है, सो कमेंट अबाउट दी वॉल्यूम। तो तुम वॉल्यूम के बारे में क्या कमेंट करोगे कि अच्छा 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, अच्छा 2 मोल यानी कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू 44.8 लीटर, एंड दिस विल अगेन 22.4 लीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 44.8 लीटर, बराबर, कुछ इसी तरीके से। हमने मॉलिक्यूल, मोल्स, मास और वॉल्यूम चारों के रिस्पेक्ट में किस तरीके से स्टोक्योमेट्रीज के साथ काम करते हैं
ये वाली बातचीत कर ली है करके। अब इन स्टोक्योमेट्रीज को हम यूज़ किस तरीके से करते हैं अपने कैलकुलेशंस को करने के लिए, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले देखो, टोटल यहाँ पे हम लोग 4 एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, एक एक करके उनके इलस्ट्रेशंस लेते हैं। पहले वाले को हम लोग कहते हैं मोल मोल एनालिसिस। अब एनालिसिस वर्ड की जगह तुम्हें कई बुक्स में हो सकता है या नोट्स में रिलेशनशिप वर्ड भी देखने को मिल जाए, बट मैं तो मोल मोल एनालिसिस ही बोलती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई खुद ने वैसी ही की है मोल मोल एनालिसिस करके। ठीक है, तो मोल मोल एनालिसिस ये रहेगा हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मास मास एनालिसिस। ठीक है, जैसे मोल और मोल के बीच में एनालिसिस की गई है, वैसे ही एनालिसिस किसके बीच में की जाएगी, मास और मास के बीच में एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो यहाँ से हम लोगों को सीखना रहेगा वो रहेगा मास एंड वॉल्यूम के बीच की एनालिसिस। राइट, मास एंड वॉल्यूम के बीच का एनालिसिस। और फोर्थ पार्ट जो हम यहाँ से सीखेंगे वो ये रहेगा वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के बीच का एनालिसिस। तो टोटल ये 4 प्रकार की एनालिसिस हम डील करेंगे। ठीक है, और इन सभी चारों प्रकार के एनालिसिस को करने के लिए देखो दो मतलब पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि आपकी रिएक्शन एक्चुअल में बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फिर कैसा नहीं बनेगा सवाल। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे जो तुम्हें पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए करके कि जब भी आप इनमें से किसी भी प्रकार की एनालिसिस लगा रहे हो तो एक तो उस एनालिसिस के सवाल को ना स्टेप बाय स्टेप भी किया जा सकता है या तो ओरल भी किया जा सकता है मेंटल मैथ्स के जरिए। तो वो डिपेंड करता है कि किसकी मेंटल मैथ्स कैसी है, क्या स्पीड है। तो मैं दोनों तरीके बता दूंगी। ठीक है, और दोनों तरीकों से तुम फटाफट उसके आंसर्स निकाल लेना। ठीक है, ओके, तो देखते हैं करके कि पहले ये वाली चीज़ क्या है। पहले मोल मोल एनालिसिस लगाने से पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि हम मतलब आखिर ये तरीका यूज़ क्यों कर मतलब कैसे कर रहे हैं। राइट, कुछ इसका बेसिस तो होगा, कुछ ग्राउंड फ्रेम तो होगा। अब जैसे मान लेते हैं मैं तुमसे कहूँगी कि तुम्हें वाटर का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ना लो, इसको नोट्स ही रखो। तो H2 प्लस O2 ये आपको फॉर्म करके दे रहा है वाटर यानी कि H2O। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो ये इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग हो गई। एक तरीका ये हो गया इसकी बैलेंसिंग का, बराबर है। दूसरा तरीका इसकी बैलेंसिंग का ये हो सकता है कि पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं। तो अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ हाफ O2 आ जाना है और यहाँ पे अगेन H2 आ जाना है, बराबर। जैसा मैंने N2 केस में किया था, वहाँ मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूंगी करके कि H2 की जो स्टोक्योमेट्री है, स्टोक्योमेट्री ऑफ H2, ठीक है, वो कितनी है, तो तुम कहोगे कि स्टोक्योमेट्री ऑफ H2 यहाँ से 2 है। मैंने पूछना है कि स्टोक्योमेट्री ऑफ O2 कितनी है, तो वो आ जानी है 1। और जो स्टोक्योमेट्री ऑफ आपका H2 है वो आ जाना है कितना, आपका 2। ठीक है, लेट्स से अपन ने इन दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, मान लो इनका रेशियो ले लिया तो स्टोक्योमेट्री ऑफ H2 अपॉन में स्टोक्योमेट्री ऑफ O2 इक्वल टू कितना आया, 2:1। ठीक है, मैं इनमें से किसी भी पेयर का ले सकती थी, मैंने रैंडमली एक पेयर का लिया। अब अगर मैं तुमसे कहूँगी कि इस सेकेंड वाले में, इस वाले में भी H2 और O2 की स्टोक्योमेट्री का रेशियो ले लो, तो स्टोक्योमेट्री ऑफ H2 अपॉन स्टोक्योमेट्री ऑफ O2, तो ये तो 1 है और ये तो 1/2 है। तो यहाँ से देखो ये भी कितना आया, 2/1 आया। तो अब अगर आप रिएक्शन को किसी एक नंबर से थ्रू आउट द मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप एक नंबर से उसको डिवाइड कर दो तो स्टोक्योमेट्री के रेशियोज में एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आता है, बराबर। और दूसरी बात, अगर मैं तुमसे यहाँ पूछूं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में आपके पास H2 कितने हैं, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। अगर मैं मोल्स के टर्म्स में पूछूंगी तो तुम यही जवाब दोगे कि देखो मोल्स के टर्म्स में भी यही आना है। ठीक है, सिमिलरली ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी मैंने बोला कि इसके मॉलिक्यूल्स लिखो, तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन के हाफ है, वाटर का 1 है। और अगर यहाँ पे मान लेते हैं मोल्स के टर्म्स में बातचीत करूंगी तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का हाफ है और O2 का कितना है, आपका 1 है। तो तुम ये देखो कि अगर यहाँ से अपन H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स का भी रेशो ले लेना तो भी मॉलिक्यूल्स का भी रेशो, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का रेशो भी वहाँ पे उन दोनों का कितना निकल कर आने वाला है, 2:1। अगर मैं यहाँ पे उन लोगों के मोल्स का भी रेशियो ले लूँ, H2 के मोल्स अपॉन में O2 के मोल्स, तो भी वो कितना आने वाला है, 2:1। सो वी कैन से दैट
कि मॉलिक्यूल्स का रेशो, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 अपॉन में मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ठीक है, इक्वल टू क्या, आपके मोल्स ऑफ H2 अपॉन में कितना, मोल्स ऑफ O2, इक्वल टू में क्या, स्टोक्योमेट्री ऑफ H2 इक्वल टू अपॉन में स्टोक्योमेट्री ऑफ O2। तीनों के तीनों ही कितने बराबर आए, 2:1 आए, राइट। तो अगर मान लेते हैं मुझको कंसिडरिंग दिस टू रेशियोज, इन दोनों रेशियो को अगर मैं कंसिडर करूं, तो अगर हम इन दो रेशियो को कंसिडर करेंगे तो क्या इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है कि मोल्स ऑफ H2 अपॉन में स्टोक्योमेट्री ऑफ H2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 अपॉन में स्टोक्योमेट्री ऑफ O2। लिख सकते हैं कि H2 के जितने भी मोल्स हैं डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री इक्वल टू आपके O2 के जितने भी मोल्स हैं डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री, आपस में इक्वल आएंगे। बस इसी चीज को मोल मोल एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अभी जितना भी प्रवचन मैंने बताया, लेट्स से अगर सर के ऊपर से भी चला गया या कुछ समझ में भी आया है, नो मैटर, क्वेश्चन सॉल्व करते बनने चाहिए। तो देखो पहले कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं, फिर अपन कठिन इलस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं। पोटाशियम आपको क्लोरेट दिया हुआ है, पोटाशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन मैंने किया, थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे लिखेंगे इसका, KCl प्रोड्यूस होगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। बैलेंसिंग अगर कर दूंगी तो इस तरीके से तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब अगर मैं कहूँगी कि इसमें आपको मोल मोल एनालिसिस लगानी है, बट गिवन पार्ट मैंने तुमको ये दे दिया है कि जो KClO3 आपने रिएक्शन की शुरुआत में जो आपको मैंने दिया, देखो इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑब्वियसली अगर KClO3 का मैं डिकम्पोजिशन कर रही हूँ या फिर लैब में भी अगर कर रही हूँ तो मैं 1 मोल लेके तो करूँगी नहीं ना, ठीक है, वो तो बल्क में लिया जाता है। तो बल्क में जहाँ पे जो KClO3 लिया गया है वहाँ पे उस KClO3 की मात्रा कितनी है, 6 मोल्स है, बराबर। और तुम्हें KCl के कितने मोल्स हैं और O2 के कितने मोल्स हैं इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट के एक भी मोल्स नहीं पता, बस आपको बोला गया है कि प्रोडक्ट साइड के मोल्स ढूंढ के निकालो। तो ऐसे केस में इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अपनी मोल मोल एनालिसिस। तो देखो मोल्स दिए हैं, मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स दिए हैं, मोल्स निकालने हैं। तो सिंपल है, मोल टू मोल एनालिसिस या फिर मोल टू मोल रिलेशनशिप है ये हमारा। तो कैसे हो जाएगा, देखो इसका सवाल, सबसे पहले तुम्हें मोल मोल एनालिसिस लिखते आनी चाहिए। मैं एक सब्जेक्टिव मेथड भी बता देती हूँ, एक डायरेक्ट मेथड भी, जिसको जो कंफर्टेबल हो उस मेथड को यूज़ करना। तो देखो ये क्या हो जाना है, क्या होती है मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस कहती है कि मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है, रिएक्टेंट में जितने भी होंगे, फिलहाल मैं रिएक्टेंट में एक ही है क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हें इसके आगे का एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, लिमिटिंग रिएजेंट। जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, फिर जब 2 आ जाएं, जब 3 आ जाएं, तब कैसे करना है उसके लिए सब्र रखो। फिलहाल अभी अपना एक के साथ ही हाल बैठाओ। तो मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री, तो स्टोक्योमेट्री कितनी है, 2, इक्वल टू किसके, मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री इक्वल टू 2, इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री इक्वल टू 3। ऐसा मैं क्यों लिख पा रही हूँ, ऐसा मैं ये ऊपर की वजह से लिख पा रही हूँ कि किसी भी चीज़ के मोल डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री इक्वल टू किसी दूसरी क्वांटिटी के मोल डिवाइडेड बाय उसकी स्टोक्योमेट्री, ठीक है। अब अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैम H2 और O2 तो आपने दोनों मतलब रिएक्टेंट के लिए थे इसीलिए इक्वल है, तो मैंने पहले ही बताया था रेशो आप तीनों में से किसी भी कॉम्बिनेशन का ले सकते हो। मैं H2O2 का ले रही थी, तुम चाहो तो O2H2O फिर H2 और H2O वैसा भी ले सकते थे करके, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका मोल मोल एनालिसिस। जो स्टेटमेंट लिखा है ना येलो कलर से, मोल्स ऑफ KClO3 by 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl by 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 by 3, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज मोल मोल एनालिसिस। अब तो ये इतनी सादी मैथ्स है कि KClO3 के मोल्स दिए हैं आपको 6 और बाकियों के मोल्स तुम्हें निकालने, ठीक है। तो बस अब तो ये 9th क्लास से भी छोटी क्लास का मैथ्स है। कैसे हो जाएगा, लेट्स से मैं एक करके दिखा देती हूँ सैम्पल प्रॉब्लम कि मान लेते हैं पहले इन दोनों रेशियोज़ को कंसिडर किया। तो इन दोनों रेशियोज़ को अगर मैं कंसिडर करूँगी तो यहाँ से मोल्स ऑफ KCl मेरे पास कितने निकल के आ गए, 6 मान लेते हैं। उसके बाद मैंने फर्स्ट और आपके थर्ड रेशियो को मैंने कंसिडर किया, तो फर्स्ट और थर्ड रेशियो को कंसिडर करूँगी तो हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ O2 by 3, therefore मोल्स ऑफ O2 इज फाउंड टू बी कितना, 9। खत्म हो गया हमारा सवाल, इतना आसान था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मोल्स निकाले। अब अगर मोल्स निकलने के बाद वो तुम्हें उस पर्टिकुलर चीज़ का मास पूछ ले या उस पर्टिकुलर चीज़ का वो तुमसे वॉल्यूम पूछ ले तो क्या निकाल नहीं पाओगे, क्या तुम लोगों को मोल से मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मास,
सब निकालना सिखाया है तो कर लोगे। तो मोल निकल गया मतलब सब निकल गया, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्टिव मेथड। अब डायरेक्ट देखो इसे कैसे कर सकते थे, साफ साफ दिख रहा है कि 2KClO3 है तो यहाँ पे भी 2KCl है, तो अगर यहाँ पे 6 मोल्स होंगे तो वहाँ भी 6 मोल्स होंगे, देखो उतना ही निकल के आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है ना करके कि यहाँ पे अगर आपने 2 लिया है तो वहाँ 2 आया है, और यहाँ पे अगर आप 2 है तो यहाँ पे भी 6 होगा। अब यहाँ लिखा है 3, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3। अगर इमेजिन करो यहाँ पे लिखा होता 4 तो 2 का 4 यानी कि डबल हो जाता। अगर 2 लिखा होता तो मतलब उतनी क्वांटिटी होती। अगर वहाँ पे मान लेते हैं 3 लिखा है तो मतलब वो उसका 1.5 टाइम्स है, तो 6 में और आप जोड़ दो आधा उसका, तो कितना हो जाना है, वो 9 हो जाना है। तो ऐसी डायरेक्ट कैलकुलेशंस भी की जा सकती हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट ऐसी ही तुम्हें इक्वेशंस दे दी जाएंगी, जैसे इमेजिन करो, डायरेक्ट बताओ अभी यहाँ पे KClO3 मैंने तुमको दिया है, इस KClO3 का आपको डिकम्पोजिशन करना है। ये कुछ इस तरीके से गिवन पार्ट ये है कि KClO3 के आपको 10 मोल्स दिए हैं और KCl और O2 के मोल्स तुम्हें बताने। रिएक्शन कभी भी तुम्हें बैलेंस करके नहीं मिलेगी, ठीक है। रिएक्शन हमेशा तुमको कैसे बैलेंस करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में अब दिख रहा है करके कि 2 टाइम्स ऑफ KClO3 है, तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल गया कि देयरफॉर मोल्स ऑफ KCl भी कितने आ जाएंगे हमारे पास, उतने ही आ जाएंगे 10 मोल्स। चाहो तो तुम एकदम उसको कैसे सब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। आंसर हमें निकालना है। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है, अच्छा 1 नहीं, मैंने शायद 3 लिखना भूल गई, सॉरी। यहाँ 3 है, ना तो वो डबल है ना तो वो उसका इक्वल है, वो उससे बस एक स्टेप मतलब बीच का है। बीच का मतलब यानी कि 1.5 टाइम्स है, तो 10 में ऐसा क्या जोड़ देंगे 15, तो यानी कि यहाँ से मोल्स ऑफ O2 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 15 मोल्स, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग भी सब्जेक्टिव करो, जिन्हें सब्जेक्टिव काम करने में कंफर्टेबल है वही करो, सर जिनको इस तरीके से डायरेक्ट करने में जो कंफर्टेबल हो वही करो, अदरवाइज अपना टुकुर टुकुर सब्जेक्टिव स्टेप्स लिख कर भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर मैटर करता है, ठीक है। अब जैसे ये अमोनिया है, इस अमोनिया का मैंने डिकम्पोजिशन किया, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन करने पे आ गया N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 करके, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमोनिया है इसका मैंने आपको दिया रखा है, मतलब देके रखा है 6 मोल्स, और तुम्हें ये वाले मैंने पूछे हैं। तो अगर मान लेते हैं अभी किसी को ऐसा लग रहा है करके कि मैं डायरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा भी कर सकता है। जैसे 2 है तो दिख रहा है यहाँ पे जाने पे 2 का 1 हो गया है, यानी कि NH3 से जब आप N2 में गए तो आधा हो गया, राइट। तो अगर आपके पास NH3 के 6 मोल्स होंगे तो ऐसे केस में N2 के वहाँ जाने पे कितने मोल्स क्रिएट हो जाएंगे, 3 मोल्स। सब्जेक्टिव करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ NH3 था, 2 टाइम्स ऑफ NH3 को मैंने वहाँ पे लेकर गई, तो वहाँ पे ले जाने पर वो चीज़ कितनी हो गई, अच्छा बैलेंसिंग तो सही है ना, एक बार मेरे को चेक करने दो, हाँ बराबर है, अच्छा ठीक है। तो ये हो गया 3 मोल्स। अब देखो ये यहाँ 2 था, वहाँ जाने पे ये 3 हो गया, यानी कि वही ऊपर वाला काम है, 1.5 टाइम्स बढ़ गया है। तो यहाँ से मोल्स ऑफ H2O कितने आ जाएंगे, यहाँ से H2 आ जाएगा 9 मोल्स करके, ठीक है। तुम चाहो तो मोल मोल एनालिसिस करके भी कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देती हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑब्वियसली मैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रही हूँ, आर नीडेड टू प्रोड्यूस, ठीक है, आर नीडेड टू प्रोड्यूस 8.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस करना है यानी कि NH3, और तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बोला नहीं गया है बट हाइड्रोजन भी यहाँ होगा ही होगा। तो पहले तो आपने रिएक्शन लिख लेनी है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है आपकी, जैसे N2 प्लस ऑब्वियसली बैलेंस रिएक्शन लिखनी पड़ेगी 3H2, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया यानी कि 2 टाइम्स ऑफ NH3। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे N2 के ऐसे कितने मोल्स लिए गए होंगे ताकि NH3 के यहाँ पे 8.2 मोल्स क्रिएट हुए हैं। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे जब N2 की स्टोक्योमेट्री 1 थी तो वहाँ पे उसका 2 हुआ है, मतलब डबल प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर यहाँ पे 8.2 है तो ज़रूर बताओ यहाँ पे कितना रहा होगा कि वहाँ जाके वो 8.2 हो गया है, 4.1 मोल्स, ख़त्म ये आंसर। कितना ओरल है, बट मान लेते हैं किसी को ये ओरल नहीं करना है तो वो क्या करेगा, गिवन क्या है NH3, ढूंढना क्या है N2, उनके बीच में लगा दो मोल मोल एनालिसिस। तो अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस मोल्स ऑफ N2 अपॉन में 1,
बीच में इक्वल टू मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में कितना 2, ये ऐसे लिख देंगे। तो ऑब्वियसली तुम्हें N2 के तो मोल्स ढूंढना ही है, NH3 दिया हुआ है 8.2 डिवाइड बाई 2, तो देखो यहाँ से भी कितना आ गया 4.1। ठीक है, तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है या फिर आप उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं। नेक्स्ट वाला कैसा है देखो, यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में मैंने ये दिया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड फ्रॉम Fe2O3। ठीक है, हाउ मेनी moles of iron can be made from Fe2O3। ठीक है, आप Fe2O3 से कितना बना सकते हो, बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, बाय द यूज ऑफ 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो अब यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन तुम्हें बताती हूँ कैसे होती है। Fe2O3 जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सबको आइडिया है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली ये खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, और जो आपका Fe2O3 है उसका क्या करा रहा होगा, रिडक्शन। साफ साफ सवाल में पता चल रहा है कि Fe2O3 से वो बनाने की बात कर रहा है आयरन को। तो यानी कि Fe2O3 में जब तुमने ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाला होगा तो वहाँ पे रिएक्शन साइड में बना होगा Fe। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर तुम ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन होने के बाद वो बताओ क्या प्रोड्यूस होगा, CO से C तो नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि अगर C हो गया तो उसका रिडक्शन होगा तो और ऑक्सीजन ऐड होंगे, तो CO2, राइट। CO3 CO4 तो होता नहीं है। अच्छा, बस अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते, तो यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 3, राइट। अब सवाल को पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन कैन बी मेड, मतलब ये तुम्हारा 2 फाइंड है फ्रॉम 16 मोल्स ऑफ CO, यानी कि CO आपको दिया हुआ है 16 मोल्स। ये अब चाहो तो तुम डायरेक्ट कर लो या चाहो तो तुम मोल मोल एनालिसिस लगा लो। अगर मैं मोल मोल एनालिसिस लगाऊंगी तो किसके बीच में लगेगी, CO जो गिवन है और Fe जो 2 फाइंड है। तो ऐसे केस में मोल्स ऑफ CO अपॉन में 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ Fe अपॉन में कितना 2। तो मोल्स ऑफ CO यानी कि 16/3, 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं तो मोल्स ऑफ Fe, तो यहाँ से मोल्स ऑफ Fe कितना आएगा 32/3, और अगर तुम इस चीज़ को कैंसिलेशन करो तो 10.6 के आसपास कुछ आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर आप डिवाइड करके निकाल लेना। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोल मोल एनालिसिस। कर लोगे करके कैसे मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 देखो हम लोगों का क्या था, मैंने यहाँ लिखवाए थे ना ऊपर टाइप्स, टाइप 2। हाँ, तो पहला टाइप हमने फिनिश कर लिया, मोल मोल एनालिसिस। नेक्स्ट टाइप में आते हैं मास टू मास एनालिसिस, या फिर तुम इस चीज़ को ऐसा भी कह सकते हो कि मोल टू मास एनालिसिस, राइट। मोल से मास में जा रहे हो, मास से मोल में जा रहे हो, या मास से मास में जा रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये मोल टू मास है, या तो ऐसा भी कह सकते हो कि ये मास टू मोल है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि ये मास मास रिलेशनशिप है। तीनों में से कुछ भी बोलो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन से समझेंगे वाली चीज़ क्या है। तो टाइप नंबर 2 में आ गए, तो टाइप नंबर 2 का इलस्ट्रेशन देखते हैं। वाटर का आपको डिकम्पोजिशन दिया है, तो ऑब्वियसली वाटर डिकम्पोज होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पे जो वाटर है जिसको डिकम्पोजिशन के लिए लिया गया था वो 36 ग्राम था, समझ गए, मास दिया है करके बस। और यहाँ से पूछ रहा है कि जो O2 गैस ऑब्वियस से निकली, या जो O2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई, उस O2 गैस का यहाँ पे STP पर वॉल्यूम कितना है, सोचो। यानी कि ये तो सेकंड कैटेगरी का सवाल ही नहीं बना मेरा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। अच्छा, मास वॉल्यूम वाला एनालिसिस आ गया। जान दो, अपन को तो सवाल करने से मतलब है, क्योंकि पेपर में मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि ये मास मास एनालिसिस है, मोल मोल एनालिसिस है, क्योंकि सब्जेक्टिव तो कभी किसी को दिखाना ही नहीं है। अगर दिखाना होता तो फिर मैं स्टेप्स वगैरह या स्टेटमेंट्स वगैरह पे ध्यान देती, मेरे को तो आंसर निकालने से मतलब है ना। तो देखें अब यहाँ पे H2O आपको 36 ग्राम दिया और O2 आपको फाइंड करना है। तो एक बात तो याद रख लो कि H2O का अगर आपके पास इमेजिन 1 मोल होता तो 1 मोल H2O में कितने ग्राम होते हैं। 1 मोल के लिए मास और मोलर मास सेम होता है, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है 18 ग्राम, बराबर कह रही हूँ पानी। तो अगर ये 36 ग्राम है तो बताओ ये चीज़ कितने मोल हुई होगी,
2 मोल हुई होगी, तो यानी कि H2O यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कितना दिया हुआ है, 2 मोल। मान लेते किसी को इस चीज़ करने में भी दिक्कत है, तो ये तो जिंदाबाद है प्रोसेस हमारे लिए। मास मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, तो ये दिया हुआ है कितना, 36 डिवाइड बाय 18, यानी कि आया आंसर कितना, 2। ठीक है, तो यानी कि इससे ये तो समझ गए ना कि H2O आपको 2 मोल है। O2 का चाहे कुछ भी पूछ रहा हो, O2 का वेट पूछे या O2 का वॉल्यूम पूछे, सबसे पहले O2 के मोल्स निकालो। आंखें दी है भगवान ने, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जाने पे 1 हो गया है। ये तो ओरली बता सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे जितने भी मोल्स लोगे, ऑक्सीजन के मोल्स आधे हो जाने हैं, ठीक है, H2O के। तो अगर H2O के आपके पास 2 मोल्स हैं, तो देयरफॉर यहाँ से मोल्स ऑफ O2 निकल कर आ जाएगा आपके पास 1। चाहो तो तुम मोल मोल एनालिसिस लगाकर भी कर लेना स्टेप वाइज, अदरवाइज मोल्स ऑफ O2 कितना आ गया, 1। अब बताओ STP पर चाहे आप कोई भी गैस लेकर जाओ, उसका 1 मोल कितने लीटर के बराबर होता है, 22.4। सीधा आंसर डन, यानी कि इस प्रोसेस में O2 आपकी कितने मतलब वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रही होगी, 22.4 लीटर। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना कि लीटर है कि ml है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने तुमसे दिया है, अगर आपको मैं मीथेन दूँ, मीथेन का डिकम्पोजिशन मतलब मीथेन का तुम्हें कंबशन करना है, तो कंबशन मतलब O2 और ऑब्वियसली प्रोडक्ट में बनेगा CO2 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, तो H2O के सामने 2 आ जाना है और यहाँ पे O2 के सामने 2, रेस्ट तो बैलेंस ही है। अब यहाँ पे गिवन पार्ट ये है कि आपको ये बताना है कि अगर हमने 16 ग्राम मीथेन को अगर जलाया, तो 16 ग्राम मीथेन जलने के बाद वहाँ से कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो पहले तो देखो मेरा काम ऐसे ही होता है, मैं हमेशा जो चीज़ वेट में दी होती है मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग मोल्स में बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना। तो आपने 16 ग्राम मीथेन को मोल्स में कन्वर्ट करना है, ये आपको क्या दिया हुआ है, वेट। मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय आपका मोलर वेट, तो देयरफॉर मोल्स यहाँ से आए 1। अब साफ साफ दिख रहा है कि अगर CH4 का आपके पास 1 होगा, ठीक है, तो वहाँ से H2O कितने संख्या में प्रोड्यूस हो रही है, डबल। तो यानी कि यहाँ से H2O के, इनकी पानी के मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे। अब पानी का वो आपसे मोल्स फाइंड करने को नहीं कह रहा है, वो ये तुमसे पूछ रहा है, यहाँ पे उसका 2 फाइंड है कि अमाउंट ऑफ वाटर। अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब वो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि कितने ग्राम में यहाँ से वाटर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगेन मोल्स क्या होते हैं, मैं तो ओरली कर सकती हूँ, बट तुम्हारे लिए मैं बता दे रही हूँ बच्चों समान। मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास। H2O का मोलर मास 18, ठीक है, और मोल्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये पार्ट कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 2। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा, 36 ग्राम। सो आंसर इज 36 ग्राम। अदरवाइज डायरेक्ट करना होता तो मैं कैसे करती, एक H2O मतलब 18 ग्राम, तो 2 मोल H2O मतलब 36 ग्राम, सिंपल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाले में आ जाओ। नेक्स्ट वाले में तुमसे बोला है अगर आपको, वही क्वेश्चन है, मीथेन ही है, ठीक है, इसी में CH4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ O2 एंड इट विल गिव CO2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2O। ठीक है, अब यहाँ पे तुमसे ये पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में 22 ग्राम CO2 हमें प्रोड्यूस करनी है, तो बताओ CH4 के यहाँ पे हम लोगों को कितने मोल्स लेने चाहिए। देखो गिवन पार्ट ग्राम में है और पूछा जा रहा है मोल्स में, यानी कि इनडायरेक्टली ये मास और मोल की रिलेशनशिप है या फिर एनालिसिस है। तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि किसकी एनालिसिस है, उस चीज़ को अगर तुम आइडेंटिफाई कर भी लोगे तो कोई काम का नहीं है। जो आपको मास इन ग्राम दिया है, उस मास इन ग्राम को फटाफट पहले मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ से CO2 के मोल्स कितने आ जाएंगे, CO2 का वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर वेट। सो यहाँ से CO2 के मोल्स आ गए हाफ। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे भी स्टोक्योमेट्री 1 है और यहाँ पे भी स्टोक्योमेट्री 1 है, तो यानी कि आपके पास मोल्स ऑफ CH4 और मोल्स ऑफ CO2 दोनों ही क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, दैट विल बी हाफ, राइट। अब बताओ अगर आपके पास 1 मोल CH4 होता, 1 मोल CH4 का मतलब कितने ग्राम होता है। 1 मोल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मास और उसका मोलर मास दोनों सेम आएंगे। ठीक है, तो CH4 का मास कितना होता है वो तो हम नहीं बता सकते, बट मोलर मास तो बता सकते हैं ना, 16। तो यानी कि 1 मोल CH4 मतलब कितने ग्राम CH4, 16 ग्राम CH4। तो अगर तुम लोगों के पास हाफ मोल्स होंगे CH4 के, तो वो कितने ग्राम होंगे,
वो ऑब्वियसली आपके 8 ग्राम हो गए, तो यानी कि यहाँ से आंसर आ जाना है आपके पास 8 ग्राम। ये लो, ठीक है। इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया, बट क्वेश्चन में तो आंसर मोल्स के टर्म्स में ही पूछा था, तो ये चीज़ यहीं पे स्टॉप हो जाती, ये हम लोगों का आंसर होता। बट अगर ग्राम के टर्म्स में निकालना है तो ऐसे। बट किसी को अगर मेरी ये वाली बातचीत डाइजेस्ट ना हो रही हो तो वो इस चीज़ को फिर ऐसे भी कर सकता है कि मोल्स इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स दिया हुआ है हाफ, यहाँ से ये मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास होता है कितना 16, अब ये कैलकुलेशन कर लो तो 8 आ जाएगा। डन, ओके। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बढ़ते हैं। छोटे छोटे इलस्ट्रेशन ही हैं जिनकी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के ना फिर हम लोग जब बड़े सवाल आते हैं तो उसमें हाथ हम लोगों का बैठ जाता है करके। आ ही रहे हैं वैसे बड़े सवाल, बट बड़े सवालों के लिए मैं अलग से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस तुम्हारे पास होना ज़रूरी है। तो छोटे मोटे सवाल थे, राइट, उनमें तुम्हारे पास क्वेश्चंस होना ज़रूरी है, और क्वेश्चंस में अगर इतने बड़े बड़े लिखूंगी तो वीडियो के साथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि मैं उसको इसमें पहले से उसका टाइप करके रख लूँगी, तो फटफट हम लोग क्वेश्चंस मतलब रहेंगे सामने तो काम कर पाएंगे, और फिर तुम लोग जल्दी जल्दी कैसा अपने कॉपी में भी क्वेश्चन लिख पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन तुम्हारे पास नहीं रहेंगे तो चीज़ें नुकसान हो जाएगी ना, ठीक है। अब देखो एक रिएक्शन दी हुई है मैंगनीज ऑक्साइड, उसमें हमने डाला है HCl और वहाँ से बनाया है MnCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, तो मुझे तो इसकी बैलेंसिंग वगैरह आप इतने अच्छे से रट गई हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ आ जाना है 4, जी। अच्छा, हम इसमें गिवन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग लैब प्रोड्यूस क्लोरीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो तुमसे ये पूछ रहा है कि HCl आपने कितने ग्राम लिया होगा, राइट। यहाँ पे उसका सवाल है कि HCl को आप कितना ग्राम लेंगे, यहाँ पे HCl का ऐसा क्या वेट लिया होगा ताकि इस HCl रिएक्ट कर जाए आपके 5 ग्राम के इसके साथ, आपके मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ, राइट। ये रिएक्ट कर जाए किसके साथ, 5 ग्राम के मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ। देखो तो यहाँ पे रिएक्ट कर जाए 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन में HCl कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन में HCl कम पड़ गया तो रिएक्शन में MnO2 बच जाएगा, और अगर HCl ज़्यादा ले लिया तो फिर MnO2 खत्म हो जाएगा लेकिन HCl बच जाएगा। आप HCl की एग्जैक्ट मुझे ऐसी क्वांटिटी बताओ ताकि ना MnO2 बचे ना HCl बचे, सब कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। जब कोई एक क्वांटिटी कम होती है, एक क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तब एक्चुअल में हम लोगों को मोल एनालिसिस या किसी भी प्रकार के एनालिसिस लगाने के लिए एक कंसेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट, वो हमको सीखना पड़ता है, तो वो हम सीखेंगे कल। बट फिलहाल मैं अभी बता रही हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि HCl इतना कैसा ग्राम लूँ ताकि MnO2 के साथ वो कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्लीट अगर रिएक्ट के बारे में बोल रहा है कि कंप्लीट रिएक्ट हो जाए तो बिना सोचे समझे मोल एनालिसिस लगा लो। मोल एनालिसिस बिना सोचे समझे कब लगाते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीटली रिएक्ट हो रही है, रिएक्टेंट में कुछ भी नहीं बच रहा है, तो ऐसा नहीं अगर रिएक्टेंट ऐसा हुआ कि एक क्वांटिटी कम है एक क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर मोल एनालिसिस अगर लगाओगे ना तो आंसर गलत आता है, ठीक है। आपको मोल एनालिसिस तभी लगानी है जब आपका रिएक्टेंट साइड में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सच दैट है कि रिएक्शन में वो कंप्लीटली रिएक्ट हो जा रहे हैं, कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बच रहा है, राइट। अगर कुछ भी बच रहा है कोई एक्सेस क्वांटिटी में, तो वहाँ पे हम लोगों को मोल एनालिसिस लगाने से पहले एक कंसेप्ट सीखना होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज मैं तुम्हें सिर्फ मोल एनालिसिस लगाना सिखा रही हूँ, कल तुम्हें मैं लिमिटिंग रिएजेंट सिखा दूंगी। फिर जब एक सवाल आता है तो सवाल को देखते बराबर हमें सोचना पड़ता है कि सवाल को मतलब कैसे अप्रोच रहेगी, वो डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। चलो फिलहाल इस सवाल में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मोल एनालिसिस लगाऊं तो बताओ मोल एनालिसिस क्या होगी, मोल्स ऑफ MnO2 अपॉन में स्टोइकियोमेट्री 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl अपॉन में स्टोइकियोमेट्री 4। अच्छा, क्या तुम्हें MnO2 का मोल्स दिया है? नहीं दिया है, लेकिन उसका मास दिया है। तो पहले हम लोग मोल्स ऑफ MnO2 कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे, उस चीज़ का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है, वो होता है 55। अब कुछ चीज़ें ना तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। और O2 का कितना हो जाएगा आपका 32, तो 55 और 32 यानी कि आपके पास 87 ग्राम। तो ये मेरे पास आ गया 55 अपॉन 87।
ओके, अब आ जाते हैं HCl के साथ। HCl का भी निकाल ले क्या, चलो जान दो, उसमें बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ पुट कर दो। तो जब तुम यहाँ पे चीज़ पुट करोगे तो देयरफॉर यहाँ से मोल्स ऑफ HCl निकल कर आएंगे 5/4 मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे HCl के क्या मोल्स निकालने थे, या मुझे तो HCl का वेट निकालना था। मोल्स क्या होता है, वेट बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5, ठीक है। तो ये 5/4 में ये 87। तो तुम अब कैलकुलेशन कर लेना यहाँ से, तो तुम्हारे पास वेट निकल के आ गया क्या, 5×4 = 20 इंटू ये 36.5 और अपॉन में ये कितना 87। तो ये जो भी आएगा ये आंसर विल बी इन ग्राम करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि इतने के साथ रिएक्ट कितना करना चाहिए ताकि रिएक्शन कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलो एक और देखते हैं। जो जो क्वेश्चंस देखो मैं लिख पा रही हूँ ना, छोटे हैं जो, उनको मैं ऑलरेडी इसी वीडियो में कवर कर लेती हूँ। जिनके क्वेश्चंस थोड़े बड़े हैं उसके लिए हम लोग जस्ट इसी के बाद मैं एक और बना दूंगी पार्ट 2 करके, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे आसान हो जाएगी, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो देखो क्या बोला है, विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन तो दुनिया भर को पता होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि अगर मैं उसको थर्मली डिकम्पोज करूँगी तो CaCO3, थर्मल डिकम्पोजिशन दैट विल गिव यू CaO + CO2, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे पास CaCO3 बोल रहा है कि 3 मोल्स आपको गिवन में है, ठीक है। बोल रहा है कि CaO का यहाँ पे कितना मास आपको ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है। तो पहली बात तो पूछा यहाँ पे CaO के बारे में जा रहा है, एंड दूसरा वो भी इसका तुमसे मास पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम पहले मोल्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें मास में कन्वर्ट कर लेंगे। बैलेंसिंग की तो कोई नीड ही नहीं है इस रिएक्शन में। तो दिख रहा है यहाँ पे दोनों की स्टोक्योमेट्री कितनी है, 1:1। तो यहाँ से CaCO3 के जितने भी मोल्स होंगे उतने ही मोल्स आपके CaO के भी हो जाएंगे। तो देयरफॉर यहाँ से CaO के मोल्स आ जाएंगे आपके पास कितने, 3। डन, राइट। अब मुझे यहाँ से मोल्स से मास में जाना है। तो मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो CaO का मोलर मास कैल्शियम का हो गया 40 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 56 इक्वल टू यहाँ पे 3। तो मल्टीप्लाई कर लो तो मास यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों का कितना, ये आ गया 168 ग्राम्स, ख़त्म, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया अपना छोटा मोटा पीडी से सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट सवाल तुम्हें दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा है, 1 मिनट मैं इसको ना सवाल को शॉर्ट कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन मैं रीड कर लेती हूँ, तुम चाहो तो अगर लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज मैंने तो जो अपने 11th स्टैंडर्ड में जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जब भी मतलब मेरे टीचर सवाल डिक्टेट करते थे मैं तो कभी लिखती नहीं थी। वो जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलते थे ना तो मैं तो उसी चीज़ को फटाफट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती थी, क्योंकि उस वक्त मेरी अप्रोच कैसी होती थी, क्लास में सबसे पहले आंसर मेरा आना चाहिए करके, ठीक है, और आता भी था। तो ऐसे केस में मैं कॉपी भी, अगर तुम्हें नोट्स कॉपी 11th वगैरह की मैं निकाल के अलमारी से देखूंगी तो मुझे कहीं भी वहाँ सवाल नहीं दिखेंगे, बट हाँ ऐसा है कि मुझे मेरे नोट्स समझ में आते हैं। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे हो। तो मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ, तुम चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ। देखो कह रहा है कि ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाय द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पूरी बकवास, सीधा इसका सारांश ये है कि KClO3 को डिकम्पोज करो और डिकम्पोज करने के बाद वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो गई, ऑक्सीजन, बात ख़त्म। अगर डिकम्पोजिशन के बारे में लिख चुके हो तो बैलेंसिंग भी कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या कर देनी है, KClO3 की बैलेंसिंग मैंने अभी पीछे करके दिखाई है। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2, डन, और यहाँ पे कितना 3, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ये तो पता ही है हमको, जिनको नहीं पता है उनके लिए था। अब यहाँ से सवाल होता है आपका मेन स्टार्ट, इफ 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर एन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो कह रहा है कि आपको 2.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए है। तो वो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज्ड। 1 मिनट, अच्छा ठीक है। वो ये बोल रहा है कि 2.4 मोल्स की आपके पास ऑक्सीजन है
और इस रिएक्शन में लगी या इस रिएक्शन में बनी, यहाँ तो नीडेड लिख के रखा है, वो ऐसा आना चाहिए था करके कि प्रोड्यूस्ड हुआ है करके। हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट मस्ट बी डिकम्पोज, तो बताओ पोटेशियम क्लोरेट कितने ग्राम डिकम्पोज किया गया होगा। तो सिंपल है, पहले मोल मोल एनालिसिस लगा लेते हैं। तो मोल मोल एनालिसिस लगाने से पता चल रहा है मोल्स ऑफ KClO3 बाई 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से O2 के मोल्स दिए हुए हैं 2.4 डिवाइडेड बाई 3, जो कि आ जाएगा 0.8, और 0.8 को मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो चीज़ हो जाएगी आपकी 1.6। तो KClO3 के मेरे पास मोल्स आ गए। अब मुझे KClO3 का वेट पता करना है। तो वेट कैसे पता लगाएंगे, वेट को डिवाइड कर देंगे हम मॉलिक्यूलर वेट से। तो पोटेशियम और क्लोरीन और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है, इन तीनों चीज़ों का, ठीक है, निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वाली चीज़ देखते हैं कितने ग्राम हो जाती है। तो करो जरा पोटेशियम ये वाली चीज़, आपका क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16 3 48, और 1 मिनट, 2 मिनट ठीक है, करके देखना पड़ेगा एक्चुअल में। तो ये हो गया 48, फिर हो गया 35.5, और पोटेशियम का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 39 के आसपास कुछ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास 0.5, तो 10 और ये 14 और ये 8 22, तो ऊपर में आ गया 6 और 4 10 और ये 2 12, 122.4 आ रहा है बराबर। ठीक है, ठीक है, फिर ये 1 मिनट, ओके 122.5 आ गया। तो ये पोटेशियम क्लोरेट का आ गया 122.5 और ये 1.6, बस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो यहाँ से तुम्हारे पास वेट निकल के आ जाएगा, कर लेना। तो 1.6 इंटू 122.5, दिस विल बी योर वेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट दैट वी हैव टेकन फॉर इट्स डिकम्पोजिशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल छोटा है तो मैं लिख देती हूँ। बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है द वेट ऑफ आयरन। ठीक है, द वेट ऑफ आयरन, ये तो ऊपर में हमने एक सवाल किया है उसी के जैसा लग रहा है बट वैसा है नहीं। द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, जैसे कि ठीक है हमने ऊपर रिडक्शन किया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड, ठीक है, इनटू इट्स ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम। अब यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना, 10th स्टैंडर्ड क्योंकि पढ़कर आए हो तो कुछ तुमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है करके कि कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। पूरा अगर डब्बा गुल हो तो पता नहीं फिर कैसे काम करोगे। जैसे तुम्हें पता होगा मेटल एंड नॉन मेटल वाले ही चैप्टर में तुम्हें कुछ रिएक्टिविटी सीरीज होंगी, उसमें ये बातचीत हो रही होगी कि कुछ मेटल्स आपके कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको हॉट वाटर चाहिए होता है ना। फिर जैसे एल्यूमिनियम वाला, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोल्ड भी नहीं चाहिए, जिन्हें हॉट भी नहीं चाहिए, और उनको चाहिए होती है स्टीम। तो आयरन आपका वन ऑफ द एलिमेंट है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो अब जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद ये चीज़ ऐसी बनती है जैसे आयरन यानी कि Fe और यहाँ पे H2O यानी कि गैस। ठीक है, क्योंकि स्टीम है तो रिएक्ट करने के बाद कई लोगों को ये लिखने की आदत होती है, ये क्या ये बनता है, क्या ये सीखे हो 10th में? ऑब्वियसली नहीं, ये यहाँ पे ये बनता है Fe3O4। ठीक है, उन्हें लगता है कि या तो FeO लिख देते हैं या तो Fe2O3 लिखता है, ना तो वहाँ पे Fe+2 वाला बनता है ना तो वहाँ पे Fe+3 वाला बनता है। Fe3O4 होता है जिसमें आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और जिसमें आपकी +2 वाली भी होती है। ठीक है, मिक्सचर बनता है Fe और FeO प्लस Fe2O3 का ही मिक्सचर बनता है, राइट। और यहाँ पे ऑब्वियस है कि आप अगर H2O यानी कि स्टीम इस क्वेश्चन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने Fe का ऑक्सीडेशन कराया तो उसका खुद का रिडक्शन हुआ होगा। तो पानी खुद का रिडक्शन करने के बाद बना लेता है H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ Fe 4 टाइम्स ऑफ H2O और यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ H2, ये ऐसे करके। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, गिवन पार्ट दिया है, स्टीम का वेट आपको दिया है 14.4, यानी कि यहाँ पे स्टीम हमारे पास है, मतलब वाटर का वेट हमारे पास है 14.4। तो ऐसे अगर मेरे पास मोल्स ऑफ H2O अगर निकालने हैं तो मैं 14.4 को डिवाइड करूँगी H2O के मोलर मास से, जो कि कितना होता है 18। अभी 18 के टेबल से 144 कैंसिल कर लेना तुम, जितना भी हो जाए। क्या फाइंड करना है? द कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन विच विल बी कन्वर्टेड, मतलब ये फाइंड करना है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है रिलेशनशिप कि मोल्स ऑफ Fe अपॉन में 3 इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O अपॉन में 4। तो यहाँ से H2O के मोल्स को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 14.4 अपॉन में 18 और इंटू 4, राइट। और ये मल्टीप्लाई बाई 3 पहुँच गया यहाँ मेरे ऊपर। तो कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा, और वैसे अगर इसको कैंसिलेशन करूँ तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12.2 बच जाएगा, तो 4 6 ज़ा 24, फिर 6 1 ज़ा और ये 0.6, यानी कि यहाँ से मेरे पास Fe के मोल्स निकल के आ गए 0.6। देख लेना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 0.6। अब आपको बताना है कि Fe यहाँ से कितने ग्राम लिया गया होगा। तो अभी क्या होता है, ये चीज़ होती है वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो Fe का कितना होता है 56, जैसे मैंगनीज का होता है 55, Fe का होता है 56। तो मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से आ जाना है वेट। तो यहाँ से वेट निकल के आ गया आपका 33.6 ग्राम। ये इतना ग्राम आप Fe लोगे तो स्टीम के साथ वो रिएक्ट करेगा और फिर वहाँ जाने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा उतना भी नहीं कहोगे। अभी क्वेश्चन बोला गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, यानी कि Cl2, क्योंकि क्लोरीन Cl के फॉर्म में तो रहती नहीं है, आर रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रिएक्ट विद। देखो इस सवाल में साफ साफ बोला है कि कम्प्लीटली रिएक्ट। मैं जैसे 50 बार बोल चुकी हूँ कि आप डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस तभी लगा सकते हो जब रिएक्टेंट्स आपस में कम्प्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं कोई रिएक्टेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है और कोई रिएक्टेंट आपका कम क्वांटिटी में है, तो ऐसे केस में वो वाली चीज़ कैसी होगी, डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले लिमिटिंग रिएजेंट करके एक कंसेप्ट होगा वो लगाएंगे, उससे फिर हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, फिर मोल मोल एनालिसिस लगेगी। मतलब मोल मोल एनालिसिस लगने से पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट वाला एक कंसेप्ट डालना पड़ेगा जो हम सीखेंगे, ठीक है, कल। लेकिन अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि कंप्लीटली रिएक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप डायरेक्ट मोल मोल एनालिसिस लगा सकते हो। बोला गया है कि Cl2 कितने ग्राम आप लोगे ताकि वो H2 के साथ रिएक्ट करके HCl बना सके। तो ये मैंने रिएक्शन भी बैलेंस कर दी। तो Cl2 कितने ग्राम लेने की बातचीत हो रही है और हाइड्रोजन के ग्राम्स आपको दिए 0.4 ग्राम। तो पहले तो मैं यहाँ पे तुरंत से H2 के मोल्स कितने बैठेंगे ये पता लगा लेती हूँ। तो 0.4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ से इसके मोल्स निकल के आएंगे 0.2 मोल्स। तो अगर तुम्हारे H2 के सामने 1 है तो Cl2 के सामने भी 1 ही दिख रहा होगा, राइट। तो इस हिसाब से क्या मैं लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl2 इक्वल टू कितना 0.2। तो Cl2 के कितने मोल्स हैं 0.2। तो हम लोगों को पूछ रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2, उसको मोल्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास। एक Cl का होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 71 इक्वल टू 0.2। तो देयरफॉर यहाँ से आप लोगों का वेट निकल के आ गया 71 इंटू में 0.2, तो ये हो गया 14.2 ग्राम, राइट। तो ये 14.2 ग्राम आपका Cl2 प्रोड्यूस या फिर यूज़ वहाँ पे किया गया होगा। आगे ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म्ड। अब यहाँ पे HCl कितनी फॉर्म्ड हो रही है वो भी वेट में कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे इसकी स्टोक्योमेट्री 2 है, मतलब ये आप कह सकते हो कि मोल्स ऑफ HCl डबल हो गए होंगे, तो वो हो गया होगा 0.4,
ठीक है, तो अभी मोल्स ऑफ HCl अगर निकालना है, मतलब दिया है, तो वेट ऑफ HCl निकालोगे तो 36.5, तो ये दिया हुआ है तुम लोगों के पास 0.4 और इंटू में 36.5 और ये आ जाएगा यहाँ से वेट ऑफ HCl। ठीक है, तो वेट ऑफ HCl यहाँ से कितना आ गया, एक मिनट करनी पड़ेगी यार कैलकुलेशन। 5 4 20, 2 कैरी कर देते हैं, 4 6 24 और 2, तो ये 24 या 4 6 24 और ये 2, तो ये 6 ऊपर कैरी 2, 4 3 12 और 13 14, 14.6 राइट। तो ये आ गया आपके पास 14.6 ग्राम। ठीक है, तो इतना HCl आपके पास प्रोड्यूस हुआ होगा करके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब तुम क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो, किस तरीके से आएंगे तो कैसे वगैरह डील करोगे। तो ये हम लोगों ने मास वाले क्वेश्चंस के साथ काम कर लिया। अब कुछ सवाल तुम्हारे पास यहाँ पे वो वाले भी आ सकते हैं जब आप लोगों को कहते हैं मास और वॉल्यूम के बीच में मतलब रिलेशनशिप लगाना हो। तो मैं एक या दो इलस्ट्रेशन बता दे रही हूँ, जिनके सवाल छोटे हैं, जिनके बड़े हैं उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे तुमसे ये बोला गया है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऑब्वियस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में O2 डालोगे तभी तो कन्वर्ट होगी। ठीक है, अच्छा अभी बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास 5.2 लीटर्स है। तो 5.2 लीटर्स में आप यहाँ पे कितनी O2 डालोगे, कितने लीटर O2 डालोगे ताकि ये चीज़ कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो पहले तो रिएक्शन को ना बैलेंस कर लेना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन में यहाँ पे एक और चीज़ बोली हुई है NTP। ठीक है, कि ये रिएक्शन पूरी की पूरी कहाँ हो रही है, NTP। जिस दिन मैंने तुम्हें पढ़ाया था उस दिन मैंने वैसे तुम्हें बोला था कि NTP और STP में वॉल्यूम अलग अलग आते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस हम लोग STP और NTP दोनों का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही मानकर चलते हैं। तो अब देखो, आपके पास 1 मोल अगर होता है तो 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर बराबर। तो यहाँ पे CO आपको दी गई है 5.2 लीटर, तो बताओ यहाँ पे उसके ऐसे कितने मोल्स रहे होंगे, राइट। तो उसके कितने मोल्स रहे होंगे, 3 मोल्स। तो ये इस बात समझ में आ गई कि CO आपको कितने मोल्स दी हुई है इस क्वेश्चन में, 3। समझे मेरे वॉल्यूम से कैसे मैं मोल्स में गई, ये ऐसे गई हूँ वॉल्यूम से मोल्स में। ठीक है, वॉल्यूम से मोल्स में जाना है तो क्या करना, आपको जो वॉल्यूम गिवन है डिवाइडेड बाय 22.4, ये वाला काम किया है मैंने। 3 मोल्स है। अच्छा, अब यहाँ पे दिख रहा है करके कि जब इसकी स्टोक्योमेट्री 2 थी तो यहाँ पे स्टोक्योमेट्री कितनी थी, 1। तो अगर यहाँ पे स्टोक्योमेट्री आपने 3, मतलब अगर आपके पास मोल्स 3 हैं तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस O2 के मोल्स कितने रहे होंगे, उसका आधा यानी कि 1.5। अब 1.5 के लिए तुम्हें NTP पर कितना वॉल्यूम लगेगा, राइट। तो देखो मोल्स क्या होता है, जितना वॉल्यूम आपको गिवन है डिवाइडेड बाय 22.4। तो इस बार वॉल्यूम कितना गिवन है, 1.5। ठीक है, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 22.4 से तो आपको निकल के आ जाएगा कि जितना वॉल्यूम आपके पास गिवन है करके। ठीक है, तो कर लेंगे वाला पार्ट। जैसे अगर इसको अपन कर ही लें अभी, तो मेरे हिसाब से तुम कर लोगे अभी कैसे करना है, कोई तकलीफ इसमें होगी क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो ये वहाँ पे आ गया, आप लोगों के पास मोल्स भी डन हो गए, वॉल्यूम वाली इंटर रिलेशनशिप भी यहाँ से फिनिश कर ली। अभी इसके अलावा तुम लोगों को और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ क्वेश्चंस तो हैं बट उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि उसमें मुझे क्वेश्चंस आपके पहले से टाइप फॉर्मेट में रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस होना तो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं।